वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 108 और मॉर्निंग वाले टेस्ट में 80 क्वेश्चन तक हो गया था। इसमें हम कवर करेंगे 81 से लेकर 100 तक 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिकल सेल एनीमिया प्रभावित करता है आरबीसी को। ठीक है, तो आरबीसी हो गया लाल रक्त कोशिकाएं, ये डब्ल्यूबीसी है, बी है इसका आंसर। देखिए, यह एक आनुवांशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की विकृति के कारण जो है सामान्य गोल आरबीसी हंसिए के आकार की हो जाती है। यानी सिक्कल प्रभाव, हंसिए के आकार की ये कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जो रक्त वाहिकाओं में फंसकर ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करती हैं। और ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कुछ कार्यक्रम भी इससे रिलेटेड है क्या भारत सरकार के पास? भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में इस बीमारी को समाप्त करना। किस बीमारी को? सिकल सेल एनीमिया को। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। 100 प्रश्न की पीडीएफ आपको फुल टेस्ट सीरीज में, फुल टेस्ट पेड ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, एक छोटा सा अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाइए। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? उत्तर प्रदेश है फ्रंट रनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट है ये। ठीक है, यही वाली नवीनतम है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने कुल 67 अंक प्राप्त किए हैं और यह 29वें स्थान की छलांग लगाकर ओवरऑल 18वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, आंकड़े 23-24 के हैं, ये प्रकाशित लेकिन 25 में हुए हैं। 84वें नंबर का प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि करने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब है, रेपो रेट क्या होती है? वह दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को यानी वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। तो अगर रेपो रेट बढ़ गया, लोन की दर बढ़ गई, तो बाजार में तो तरलता घटेगी ना, यहाँ बढ़ेगी लिखा है। ऋण महंगे हो जाएंगे क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है। ठीक है, ऋण महंगे हो गए, बैंक के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो लोगों के पास भी पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को खुद ऊंचे दाम पर पैसा मिल रहा है, तो लोगों के पास भी ऊंचे दाम पर जाएगा। उससे निवेश जो है घटेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, इससे इन्फ्लेशन ज़रूर कम हो जाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति कम होती है। ये है इसका आंसर। देखिए, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। प्रभाव, रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए कोष यानी पैसा महंगा हो जाता है, जिससे वे ग्राहकों के लिए ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण, ब्याज दरें बढ़ने से लोग खर्च और निवेश कम करते हैं, जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगती है। यह आरबीआई की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक उपकरण है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल सरकार भी करती है और भारतीय रिजर्व बैंक भी। भारतीय रिजर्व बैंक करेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करके, सरकार करेगी तो फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करके, मौद्रिक नीति जिसको बोलते हैं। 85वें नंबर का प्रश्न है, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह 19 देश और 2 संघ, यूरोपियन यूनियन और एयू, यह 19 देश और 2 संघ शामिल हैं। इसमें ज़्यादा सही रहता, इसमें 19 देश और 2 संघ शामिल हैं। ठीक है, एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया, दूसरा अफ्रीकी समूह हो गया। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। देखिए, है ये G20, लेकिन अभी कुछ सालों से ये G21 बन गया है।
इसकी स्थापना 2001 में एशियाई वित्त संकट के बाद हुई थी। एशियाई वित्त संकट के बाद तो हुई थी, लेकिन 1998 में हुई थी, 2001 में नहीं। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, ए है इसका आंसर, केवल 1। तो कथन एक सत्य है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान अफ्रीकी संघ यानी AU को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब इसमें 19 व्यक्तिगत देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, जो कि यूरोपीय यूनियन था एक पहले से, एक और आ गया अफ्रीकी संघ, शामिल हो गया है। तो अब ये औपचारिक रूप से G21 बन गया है। ठीक है, G21 के नाम से संदर्भित किया जा रहा है। दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, ना कि 2001 में। ठीक है, 1998 बोला था क्या, सॉरी, 1999 में हुई थी, ना कि 2001 में। इसकी स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्त संकट के बाद हुई थी। ठीक है, एशियाई वित्त संकट जो है, ठीक है, 1997-98 का है। अगले साल इसकी स्थापना हुई 1999 में, इसलिए 2001 गलत है। शुरुआत में यह केवल वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक मंच था, लेकिन 2008 के वैश्विक वित्त संकट के बाद इसे राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर का बनाया गया। तो क्लियर हो गई सारी बात। चलिए आ जाइए NBFC पर। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का नियमन भारत में किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, जो ट्रेडिंग से संबंधित है, एप्लीकेशंस वगैरह, शेयर मार्केट, उसको तो सेबी करती है कंट्रोल। और ये सब जो कमर्शियल बैंक हैं, इसके अतिरिक्त ये जो NBFC वगैरह हैं, जो लोन देती हैं, ऋण देती हैं, ठीक है, इनको RBI लगाम लगाती है इनके ऊपर। तो बी है इसका आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या संस्थान कह लीजिए इनको, इनका मुख्य नियामक भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय 3B के तहत RBI को इनके पंजीकरण, मतलब इनको लाइसेंस, नीति निर्धारण और निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। NBFC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यदि हम जानें तो ये कंपनियां कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, फिर 2013 में कोई संशोधन हुआ होगा, उसके तहत पंजीकृत होती हैं। इनका मुख्य काम है ऋण देना, शेयरों, बॉन्डों का अधिग्रहण और बीमा व्यवसाय आदि। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बड़ा जाना माना नाम है मनीव्यू। मनीव्यू एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऋण देती है वो। ठीक है, 10,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है। आपका सिविल स्कोर देखकर बहुत ऐड आया होगा। रणवीर कपूर उसके हैं, क्या बोलेंगे उसको, स्पॉन्सर, जो भी ऐड वेड करते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है। चलिए कोई नहीं। अच्छा, क्या नहीं कर सकती ये NBFC, क्या नहीं कर सकती? बैंक और NBFC के बीच मुख्य अंतर यह है कि NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। ये स्वयं आहरहित चेक जारी नहीं कर सकती। इनमें जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगमन की सुविधा नहीं मिलती। ठीक है, बहुत महंगा लोन देती है ये मनीव्यू, 25% से ऊपर तक। तो 87 है। भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक कुल निर्यात को कितने तक पहुंचाना है? 2-3 एक और एक्सियो है। ठीक है, ये सब NBFC हैं। तो बताइए, भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य 2030 तक कुल निर्यात को कितने डॉलर तक पहुंचाना है? कुल निर्यात को कितने ट्रिलियन या बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? तो 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। बी है इसका आंसर। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को घोषित की गई विदेशी व्यापार नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नीति के प्रमुख उद्देश्य, नीति लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के कुल निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, यानी वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मिलाकर। समान वितरण, इसमें जो है 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य माल के लिए है और 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य सेवाओं के लिए रखा गया है।
ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य आधार क्या है? कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी नहीं है, क्लाउड, केवल क्लाउड स्टोरेज नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य आधार क्या है? अच्छा जी, दो बार हो गया। देखिए, ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य आधार है विकेंद्रीकृत लेज़र, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्रिप्टोग्राफी द्वारा कोई भी एक व्यक्ति डेटा को बदल नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रतिलिपि नेटवर्क के सभी नोड्स पर होती है। सुरक्षा, यह अत्यधिक सुरक्षित है क्योंकि एक ब्लॉक बदलने के लिए पूरे नेटवर्क के डेटा को बदलना होगा जो लगभग असंभव है। उपयोग, क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और सुरक्षित डेटा प्रबंधन में इसका उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाइए। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का परिचय हुआ था? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का परिचय हुआ था। पीसी आ गए, पर्सनल कंप्यूटर। तकनीक, चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान तक, इसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग कर एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगाए गए। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 दुनिया का पहला व्यावसायिक प्रोसेसर था। प्रभाव, इससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। पीसी का उदय हुआ यानी पर्सनल कंप्यूटर का, और उनकी गणना क्षमता और गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसी पीढ़ी ने इंटरनेट और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल के संदर्भ में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या लाभ है? बताइए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल के संदर्भ में क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या है? उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और इसमें पे पर यूज मॉडल होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही पे करेंगे। तो सही है पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, और तीसरा आंसर, चौथा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जितना इस्तेमाल उतना भुगतान। देखिए, गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 और जूम इसके उदाहरण हैं। गूगल वर्कस्पेस में डॉक्स है, सीट्स है। प्रबंधन, सॉफ्टवेयर का रखरखाव, अपडेट और सुरक्षा की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता यानी प्रोवाइडर की होती है। इसमें लचीलापन, इसे किसी भी स्थान से और किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे यह आधुनिक व्यावसायिक कार्यों के लिए अनिवार्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाइए। इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता, जिसके लिए टोर ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता, जिसके लिए टोर ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है डार्क वेब। ठीक है, एक डीप वेब भी होता है, उस पर भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं। तो ये डार्क वेब है, सी है इसका आंसर। देखिए, गोपनीयता, डार्क वेब यानी द ओनियन राउटर टॉर नेटवर्क का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ता की पहचान को कई परतों यानी लेयर्स में छिपा देता है। इसका उपयोग पत्रकार और विसल ब्लोअर सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन ये अवैध गतिविधियों का भी अड्डा है, जैसे कि ड्रग्स और हथियार बिक्री का। ठीक है, क्योंकि गोपनीय रहता है। टेक्निक, यहाँ की वेबसाइटों के अंत में जो है .com की जगह पता है क्या होता है? .onion एक्सटेंशन होता है। ठीक है, .onion। कुछ एडिशनल है यहाँ पर। डीप वेब को देख लीजिए। एक है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वह छिपा हुआ हिस्सा है जिसे सामान्य सर्च इंजन जैसे कि गूगल
बिंग और इंटरनेट एक्सप्लोरर इंडेक्स सूचीबद्ध नहीं करते। ठीक है, यह इंटरनेट का लगभग 90% हिस्सा है और इसे अदृश्य वेब या हिडन वेब भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो डीप वेब है कोई अवैध या ख़तरनाक जगह नहीं है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा और निजता के लिए बनाया गया एक सामान्य सिस्टम है। ठीक है, जिसमें आपके लॉगिंग पासवर्ड ये सब सेव रहते हैं। तो सर्च इंजन जैसे कि ऊपर गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये इन पेजों को नहीं खोज सकते। ठीक है, क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए लॉगिन पासवर्ड और विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जो केवल आपके पास है, इनके पास तो है नहीं। विशेष आवश्यकता जैसे कि आजकल चला 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसमें मोबाइल पर OTP भी आता है उसी समय। तो ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये ऑन रखिएगा अपना। जीमेल का भी ऑन कर लीजिए, व्हाट्सएप का भी ऑन कर लीजिए, टेलीग्राम का भी ऑन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाइए। भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए IT एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पूछ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं, उसका उत्तर अलग है, इसका अलग है। यहाँ उत्तर है सन 2000। IT एक्ट सन 2000 का है। भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट वर्ष 2000 में प्रभावी हुआ। इसे भारतीय संसद द्वारा 9 जून सन 2000 को पारित किया गया था और यह आधिकारिक रूप से 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका? ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना और साइबर अपराधों को, जैसे कि हैकिंग, डेटा चोरी के लिए दंड का प्रावधान करना। वर्ष 2008 में इसमें बड़ा संशोधन किया गया, जिसमें धारा 66A जैसी महत्वपूर्ण धाराएं जोड़ी गईं। ठीक है, जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी थी। महत्व: यह भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था और सूचना सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93 पर। इंटरनेट के डेटा संचार के लिए उपयोग होने वाला HTTP का सुरक्षित संस्करण कौन सा है? HTTP 2.0, HTTPS या SHTTP या सुरक्षित वेब? HTTP का सुरक्षित संस्करण है HTTPS, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, HTTPS में S का अर्थ है सिक्योर। ठीक है, SSL या TLS इंक्रिप्शन का उपयोग करता है ये कार्य। यह क्लाउंट यानी ब्राउज़र और सर्वर के बीच भेजे जाने वाले डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है ताकि हैकर्स उसे पढ़ ना सकें। पहचान: सुरक्षित वेबसाइटों के URL की शुरुआत में एक लॉक यानी पेडलॉक का चिन्ह दिखाई देता है। 94 नंबर का प्रश्न है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और उनके संस्थापकों का गलत मेल यहाँ पर कौन सा है? फेसबुक यानी मेटा के सामने मार्क जुकरबर्ग लिखा है। यूट्यूब के सामने स्टीव चेन और चार्ड हार्ली लिखा है। व्हाट्सएप के सामने जेन कॉम और ब्राउन एक्टन लिखा है। इंस्टाग्राम के सामने जैक डॉर्सी। फेसबुक यानी मेटा मार्क जुकरबर्ग ठीक है। यूट्यूब के स्टीव चैन चार्ड हार्ली सही है। व्हाट्सएप के जेन कॉम ब्राउन एक्टन सही है। जैक डॉर्सी इंस्टाग्राम के नहीं हैं, जो ट्विटर है ना उसके हैं ये, और पूर्व CEO भी हैं ये ट्विटर के। तो इंस्टाग्राम की स्थापना की है केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर ने 2010 में। जैक डॉर्सी ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, के सह संस्थापक और पूर्व CEO हैं। याद रखना इनके। इंस्टाग्राम के हैं केविन सिस्ट्रॉम, माइक क्रीगर, और ट्विटर के जैक डॉर्सी, सह संस्थापक। गलत युग्म पहचानिए। स्पैम अवांछित थोक ईमेल, रैंसमवेयर डेटा अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगना, स्पूफिंग अपनी पहचान छिपाकर नकली पहचान दिखाना, कुकीज़ कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार। ये साइबर अपराध से जुड़ी शब्दावलियां हैं। स्पैम बिल्कुल अवांछित टक 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 ईमेल आते हैं एक ही बार में, बम्पर थोक में। रैंसमवेयर डेटा अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगी जाती है।
ठीक है, मान लीजिए कोई अकाउंट है आपका, उसको हैक कर लिया जाएगा, फिर उसके लिए पासवर्ड वो बदल देगा हैकर, फिर आपके पास ईमेल आएगा, कॉल आएगा, जो भी कांटेक्ट करेगा रकम मांगेगा कि अपना अकाउंट रिकवर करना चाहते हो या तो पैसे दो इतने। ये सब रैंसमवेयर है। स्पूफिंग, अपनी पहचान छिपाकर नकली पहचान दिखाना, ये भी ठीक है। कुकीज़ कोई वायरस नहीं है कंप्यूटर का। कुकीज़ तो टेक्स्ट फाइलें हैं, एक तरह से ब्राउज़र मेमोरी हैं ये। तो कुकीज़ क्या है? कुकीज़ छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जिन्हें वेबसाइट आपके ब्राउज़र पर भेजती है। इनका उपयोग आपकी पसंद यानी प्रेफरेंस, लॉगिंग जानकारी और ब्राउजिंग हिस्ट्री को याद रखने के लिए किया जाता है ताकि आपको बेहतर अनुभव मिल सके। भ्रम, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करती और ना ही कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं कुकीज़, इसलिए ये वायरस नहीं है। हालांकि थर्ड पार्टी कुकीज़ का उपयोग ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है जो निजटी यानी प्राइवेसी की चिंता पैदा करता है। अन्य विश्लेषण जो ऑप्शन में थे, स्पैम, बड़ी संख्या में भेजे गए अवांछित ईमेल जिनका उद्देश्य अक्सर विज्ञापन या धोखाधड़ी होता है। रैंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और उसे खोलने के बदले अपराधियों द्वारा फिरौती यानी रैंसम मांगी जाती है। स्पूफिंग, इसमें हमलावर अपनी पहचान छिपाकर किसी विश्वसनीय स्रोत जैसे कि बैंक या मित्र का मुखौटा पहनता है ताकि उपयोगकर्ता का विश्वास जीतकर डेटा चोरी कर सके। 96 नंबर का प्रश्न है, ई गवर्नेंस की G2C सेवा का सही उदाहरण कौन सा है, इसमें पूछ रहा है। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या गवर्नमेंट टू कस्टमर, इसका मतलब है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसका जो उदाहरण है वो है, एक तरह से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको, ऑनलाइन योजनाओं का जो लाभ है वो नागरिकों तक पहुंच सके। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो आयकर विभाग द्वारा नागरिकों को रिफंड देना, बी उदाहरण हो जाएगा इसका। देखिए G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन का अर्थ है सरकार से नागरिक। इसके तहत सरकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कि ई गवर्नेंस का उपयोग करके नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक, प्रशासनिक और कल्याणकारी सेवाएं सीधे उनके घर तक पहुंचाती है। ठीक है, प्रमुख G2C सुविधाएं और उनके लाभ जैसे कि दस्तावेज और प्रमाण पत्र सब ऑनलाइन ही कर दिए गए हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना और जन्म मृत्यु पंजीकरण, पहचान पत्र सेवाएं जैसे कि नया पैन कार्ड बनवाना, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना, भूमि रिकॉर्ड, खेतों या संपत्ति का खसरा, खतौनी और नक्शा ऑनलाइन प्राप्त करना। ठीक है, शिकायत निवारण भी है, किसी भी सरकारी विभाग के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना और उसे ट्रैक करना, कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी पेंशन, छात्रवृत्ति और सब्सिडी के लिए आवेदन करना। इसलिए वो एग्जाम्पल सही हो जाता है, आयकर विभाग का रिफंड देना। अन्य मॉडल G2B है, एक गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2E है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। डिजिटल इंडिया एक उमंग एप्लीकेशन है और डिजी लॉकर है। ये सब G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल के सफलतम उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें बिचौलिया जो है ख़त्म हो जाता है और सेवाओं में पारदर्शिता आती है। चलिए 97 नंबर का प्रश्न है, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे, ठीक है, बिना किसी 3-4-5 हज़ार रुपये दो दलाल को बना लेता था वो, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक्चुअल वैल्यू है 150 रुपये 200 रुपये है मात्र, थोड़ा समय लगता है उसमें। चलिए रोबोटिक्स के संदर्भ में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या, रोबोटिक्स के संदर्भ में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या दर्शाता है? रोबोट की स्वतंत्र गति करने की क्षमता, रोबोट की बैटरी क्षमता, रोबोट की याददाश्त, रोबोट की इंटरनेट स्पीड। रोबोटिक्स के संदर्भ में डिग्री ऑफ फ्रीडम दर्शाता है रोबोट की स्वतंत्र गति करने की क्षमता।
ठीक है, डिग्री ऑफ स्पीड, रोबोट की स्वतंत्र गति करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए में है ना, बी कैसे आ गया यहाँ। देखिए, डिग्री ऑफ, क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यह निर्धारित करता है कि रोबोट का जो जोड़ है, जॉइंट, कितनी दिशाओं में घूम सकता है। एक औद्योगिक रोबोटिक आर्म में आमतौर पर 6 डिग्री ऑफ स्पीड होते हैं ताकि वह मानव हाथ की तरह काम कर सके। जटिलता, उच्च डिग्री ऑफ स्पीड वाले रोबोट अधिक जटिल कार्यों को सटीकता से कर सकते हैं, जैसे कि सर्जरी भी कर सकता है। प्रकार, इसमें रेखीय यानी लीनियर और घूर्णी यानी रोटेशनल दोनों प्रकार की गतियां शामिल होती हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में शामिल हैं। जनसंख्या प्रकाश के प्रतिकर्ष कारक ये दो होते हैं, एक अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक। यानी प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर है और अपकर्ष जो है वो पुल फैक्टर है। तो प्रतिकर्ष यानी पुश करते हैं, गांव में बेरोजगारी है। जनसंख्या प्रवास मतलब गांव से शहरों की तरफ ही तो होता है, या फिर किसी ऐसे शहर से दूसरे शहर में होगा। एक शहर में सुविधाएं नहीं हैं, दूसरे में सुविधाएं हैं, तो बेरोजगारी के लिए होता है प्रतिकर्ष कारक। क्या आवाज़ आ रही है? स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है उस जगह, तो दूसरी जगह पर जाएगा व्यक्ति। राजनीतिक अस्थिरता है, दूसरी जगह पर जाएगा। बेहतर शिक्षा एक पुल फैक्टर है, पुश फैक्टर नहीं है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, जनसंख्या प्रवास के कारकों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक ये वे नकारात्मक स्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं, जैसे कि बेरोजगारी दूसरे ऑप्शन में था, यानी आजीविका के संसाधनों का अभाव है इसलिए बेरोजगारी है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, बुनियादी शिक्षा सुविधाओं की कमी है। राजनीतिक अस्थिरता जो चौथे में था, ठीक है, यानी गृह युद्ध हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, असुरक्षा का माहौल है उस जगह पर। अपकर्ष कारक ये वे सकारात्मक स्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति को नए स्थान की ओर आकर्षित करती हैं। मतलब प्रतिकर्ष कारक मतलब मजबूरी में जा रहा है व्यक्ति, और अपकर्ष मतलब आकर्षक, पुल फैक्टर, उस चीज़ को करने के लिए आपको पुल कर रहा है। बेहतर सुविधाएं, बेहतर शिक्षा सुविधा, यह एक पुल फैक्टर है क्योंकि यह लोगों को अपनी ओर खींचता है। या शहरों की चकाचौंध लाइफ, ये सब भी अपकर्ष कारक है। भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में एरावत क्या है? एरावत साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर नहीं है, ग्रामीण इंटरनेट मिशन नहीं है, एक नया सरकारी पोर्टल नहीं है। एरावत है क्लाउड आधारित एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्लाउड आधारित एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे सीडैक पुणे में स्थापित भारत का सबसे बड़ा तेज एआई सुपर कंप्यूटर है ये एरावत। इसने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में उच्च स्थान प्राप्त किया है। उद्देश्य, यह भारत के एआई फॉर ऑल विजन के तहत शोध, स्वास्थ्य और कृषि में जटिल गणनाओं को हल करने के लिए बनाया गया है। महत्व, यह भारत को एआई विकास के वैश्विक मानचित्र पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। चलिए, अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, यानी 100 नंबर का प्रश्न है। चक्रवात अम्फान और तोकते क्रमशः भारत के किन समुद्री तटों से टकराए थे? यह है प्यारा भारत, इधर एक पानी कटा हुआ है, यह बंगाल की खाड़ी, इधर एक पानी कटा हुआ है, यह अरब सागर। तो अम्फान जो है ये तो बंगाल की खाड़ी में आया था और तोकते आया था अरब सागर में। तो क्रमशः दिया है इसने, दोनों अरब सागर गलत, दोनों बंगाल की खाड़ी गलत। बंगाल की खाड़ी अम्फान, तोकते अरब सागर, बी है इसका आंसर। ठीक है, 4-5 साल हो गए इनको। देखिए, अम्फान 2020 में बंगाल की खाड़ी में उठा एक सुपर साइक्लोन था जिसने बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा को प्रभावित किया था। तोकते 2021 में अरब सागर में उत्पन्न हुआ जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर भारी नुकसान पहुंचाया। चक्रवात की प्रवृत्ति, ऐतिहासिक रूप से बंगाल की खाड़ी अधिक चक्रवात प्रणव रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब अरब सागर में भी चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ रही है। तो ये 20 प्रश्न टोटल अपने हो गए, 100 प्रश्न कवर, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। फुल टेस्ट सीरीज़ PDF फॉर्मेट में मिलेगी, एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है।
आप पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।